हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल में ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पार्ट नंबर 5 और अपना टॉपिक का नाम है अपना घड़ी। तो घड़ी के अंदर यूनिट 6 में पार्ट नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। तो पिछले क्वेश्चनों में या पिछले टॉपिकों में हमने क्या पढ़ा था? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपने जो भी क्वेश्चन थे किसके, अतिव्यापन के, लंबवत के और विपरीत दिशा के, घड़ी में सुइयों के बीच में वो थे, उन सभी का हमने किया था। तो उन सभी का करने के बाद में आज हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब पढ़ेंगे। तो आप अच्छी तरीके से देखना क्या मामला है। तो टॉपिक का नाम है दर्पण प्रतिबिंब। एक है दर्पण प्रतिबिंब और एक टॉपिक का नाम है जल प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब क्या होता है तो आप अच्छी तरीके से देख लेना कि दर्पण प्रतिबिंब में और जल प्रतिबिंब में क्या फर्क है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसका ध्यान रखो तो कि इन दोनों में क्या फर्क है मुख्य रूप से। तो आप देखिएगा, दर्पण प्रतिबिंब में आपका दायां, जैसे आप कांच के अंदर देख रहे हो, अपना जो भी चेहरा कांच के अंदर देख रहे हो, यह जो भी कांच होता है, एक वो चीज़ होती है कांच और एक चीज़ होती है दर्पण। पहले ये चीज़ें समझो कि कांच क्या होता है और दर्पण क्या होता है। कांच हमारा होता है पारदर्शी वस्तु। क्या होती है? कांच हमारी पारदर्शी वस्तु होती है। और दर्पण हमारा क्या होता है? दर्पण हमारा अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? क्या पारदर्शी वस्तुएं वे वस्तुएं जो या जिनके आर पार नहीं देख सकते। तो कि वे वस्तुएं जिन्हें या जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता। तो कोई भी वस्तु है उसका आप आर पार नहीं देखा, मतलब इसमें पारदर्शी है, इसमें देखा जा सकता है, तो इसमें आप देख सकते हो। मतलब आप जैसे बिल्डिंगों के ऊपर कांच लगे होते हैं बड़े हाई लेवल वाले, तो वो उसको कह सकते हो कि सर वो कांच है, उसके क्या आप आर पार देख सकते हो कोई भी। दर्पण क्या है? अपारदर्शी वस्तु है जिसमें आप उसमें आर पार नहीं दे सकते। ठीक है, तो जिनमें से आर पार देखा नहीं जा सकता। तो आर पार नहीं देखा जा सकता है तो आप उससे कहोगे क्या? अपारदर्शी वस्तु और अपारदर्शी दर्पण। अब आप ये बताओ कि कांच है तो कांच से दर्पण बनाया कैसे जाता है? कांच से दर्पण कैसे बनाया जाता है? इसका मतलब जो भी कांच है, जो पारदर्शी वस्तु है, उसके एक साइड आप क्या कर ले, जो पारदर्शी वस्तु है उसके किसी भी एक साइड आप क्या करनी पड़ती है? पॉलिश करनी पड़ती है। ठीक है, किसी भी कलर की पॉलिश कर दो तो वो पीछे से दिखता रह जाएगा और वहाँ पर हमारा चेहरा आपको स्पष्ट नजर आएगा। तो पॉलिश करी जाती है। तो आप जब भी कांच के अंदर, जब भी दर्पण के अंदर आप अपना चेहरा देखते हो तो आप गौर से देखना। चेहरा देखते हैं तो आपके क्या होता है? वहाँ पर दायां भाग है वो बाईं की ओर होता है और बायां भाग है वो दाईं की ओर होता है। मतलब जो भी आपका दर्पण प्रतिबिंब है, आपका ये दर्पण प्रतिबिंब क्या है? अपना शरीर का या किसी भी वस्तु का दायां भाग, दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर होता है। तो बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर होता है। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है? जल प्रतिबिंब में आपका ये होता है, जब भी आप किसी जल के अंदर अपना चेहरा देखते हो तो वहाँ पर देखो जैसे पेड़ की छाया कैसे होती है,
ठीक है। पेड़ की छाया कैसी होती है और जल की छाया कैसी होती है, या दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है और जल प्रतिबिंब कैसा होता है, मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। तो देखो इधर, पहले जल प्रतिबिंब की थोड़ी लिख दूं परिभाषा की क्या होती है। जल प्रतिबिंब आपको किसी भी वस्तु का ऊपर का भाग नीचे की ओर तथा नीचे का भाग ऊपर की ओर दिखाई देता है, ऊपर की ओर दिखाई देता है। ठीक है, मतलब ये है कि जब भी वस्तु का ऊपरी भाग है या दायां भाग है वो बाईं ओर दिखाई देता है और बायां भाग है वो उस वस्तु की दाईं ओर दिखाई देता है, तो वस्तु आप कहोगे उस वस्तु में क्या है, दर्पण प्रतिबिंब। मतलब आप चेहरा जब भी देखते हो तो अपना जब भी राइट हैंड खड़ा करते हो तो वहाँ पर लेफ्ट हैंड खड़ा होता है। जब लेफ्ट हैंड खड़ा होता है तो चेहरा कांच के अंदर आप अपने खुद को मानो तो देखोगे तो अपना जो भी भाग है वो वहाँ पर उल्टा होता है, तो मतलब दायां बायां होता है और जल प्रतिबिंब आपके ऊपर नीचे होता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण समझो किसी घड़ी का। ठीक है, तो उदाहरण समझो घड़ी में, किसमें, अपना टॉपिक क्या है, घड़ी। अब घड़ी में दो चीजें होती है, एक होती है ये दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब। कहीं न कहीं आगे और भी काम आएगा। फिर भी देखो, एक दर्पण प्रतिबिंब होता है और एक होता है जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब कैसे, तो मैं एक उदाहरण से समझाऊं। ठीक है, जैसे मैं आपकी ये घड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर घड़ी ले रहा हूँ और एक घड़ी यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, एक घड़ी यहाँ ले रहा हूँ और एक घड़ी आपकी यहाँ ले रहा हूँ। ये चार घड़ियाँ और चार घड़ियों के बीच वाला ये भाग अपने दो अलग अलग कर लिया। बात है समझ में। अब ये इसका दर्पण प्रतिबिंब में, ये इसका जल प्रतिबिंब में कैसे बताऊँ। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या कर लो, यहाँ पर आप क्या कर लो, जो भी ये घड़ी है, ठीक है, तो ये घड़ी आप थोड़ी क्या कर लो, उसको नीचे बना लो, तो आपकी और भी आपको अच्छी तरीके से मालूम पड़ता चल जाएगा कि जल प्रतिबिंब क्या होता है और दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। तो देखो इधर, ये बीच के भाग अलग बना लिए। अब देखो दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, दायां का भाग बायां जाता है, बायां का भाग दायां आता है। लेकिन जल प्रतिबिंब ऊपर का भाग नीचे का रहता है और नीचे का भाग ऊपर जाता है, दोनों ही उल्टे होते हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरीके से करो और समझो कि क्या होता है। जैसे मैं ये घड़ी, इस घड़ी के पहले इसको समझाऊं। ठीक है, पहले इसको समझो और फिर उस पर जल प्रतिबिंब में जाएंगे। तो देखो इधर, बराबर है। देखो इधर, अब देखो मैं यहाँ पर आपका समय ले रहा हूँ घड़ी में 12, 6, 3 और 9 समय ले रहा हूँ। तो देखो इधर, और उसी प्रकार इसमें भी मैं समय ले रहा हूँ 12, 6, 3 और 9 मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 9 है। उसी प्रकार से इसमें भी ये 12 है, ये 3 है, ये 6 और ये 9 है। जैसे मैं इसके अंदर एक समय बना रहा हूँ आपका, क्या समय लिखूँ, जैसे मैं लिख दूँ आपका यहाँ पर समय है 3:00 ठीक है, तो मिनट का सुइया 12 पर जाएगा और घंटे का सुइया 3 पर रहेगा और इनके बीच में आपका कैस कौन सा कोण बना हुआ है, 90 डिग्री। ये आपकी क्या है, वस्तु है। और इस वस्तु का क्या यहाँ पर बनाओगे, यहाँ पर बनाओगे प्रतिबिंब। वैसे वैसे ये आपकी हो जाएगी वस्तु और इस वस्तु का क्या बनाओगे, प्रतिबिंब बनाओगे। तो आप ये चीज़ें देखो, तब ये वस्तु है उसमें क्या होता है, दायां का भाग बाईं ओर जाता है और बाईं का भाग दाईं ओर आता है। मतलब दायां का बायां जाएगा, बायां का दायां जाएगा। तो इनमें आपको ये देखना है कि आपको जो भी वस्तु है उसमें
राइट का लेफ्ट होगा और लेफ्ट का राइट होगा, इन दोनों को चेंज है। इसका मतलब जो भी घड़ी है उसका आपको 3 बजे का उल्टा क्या होता है, 3 बजे का उल्टा यहाँ पर आपको ये मानना है क्या होता है, 9 बजे। ये इसका दर्पण प्रतिबिंब होता है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो हमने चीज़ सीधी बताई कि यहाँ पर अपना ये होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो 3 बजे का आपका दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, 3 बजे का दर्पण प्रतिबिंब होता है 9 बजे। क्या होता है, 9 बजे। बात है समझ में। और जल प्रतिबिंब वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं ये कर दूँ कि ये आपका समय 12, 3, 6 और 9। उसी प्रकार से ये भी आपका समय है 12, 3, 6 और 9 है। ठीक है, या इसको आप पहले दर्पण प्रतिबिंब को समझ लो, जल प्रतिबिंब में उधर समझा दूंगा, दूसरी स्लाइड पर समझा दूंगा। ठीक है, तो दर्पण प्रतिबिंब। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी दर्पण प्रतिबिंब में आपको समय ज्ञात करना है, जैसे मैंने आपको कह दिया 2:20, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करो, तो आपको हमेशा क्या करना होता है, 11:59 में से घटाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 11:59 में से आपको दिया गया समय हमेशा घटाया जाता है। दिया गया समय हमेशा घटाया जाता है। कौन सा, जो भी समय आपने दे रखा है उसको 11:59 में से घटाओ, आपका हमेशा क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। ये तो ये चीज़ आएगी। ठीक है, फिर इनका अगले में एक चार्ट में आपको बता दूंगा जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के अंदर कोई भी चीज़ है क्या क्या होता है, और उन दोनों की आपस में तुलना बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जो भी मतलब 11:59 है, ये 11:59 का मतलब ये 12 बजे होता है, तो 11:59 को लिखो, या 11:59 की जगह आप 11:60 भी लिख सकते हो। तो 11:60 है, उसमें से यदि दिए गए समय को घटाओगे तो अपने दिए गए आकृति की क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। अब मैं अगली चीज़ यहाँ पर मैं क्या समझा रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैं समझा रहा हूँ दर्पण प्रतिबिंब हो गया था, तो यहाँ पर समझा रहा हूँ जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब को आप आसानी से समझना, फिर उन दोनों का मैं अलग से चार्ट बता दूंगा, और एक टाइप की और क्वेश्चन है वो भी मैं इनके साथ बताऊंगा। तो आज पहले टाइप वाली सभी कर लें, क्या क्या टाइप पे हैं, जितनी समझ बाकी है वो सभी टाइप बता दूंगा, उसके बाद में इनसे संबंधित क्वेश्चन अगली क्लास में करा देंगे। तो जल प्रतिबिंब क्या, मैं यहाँ पर 2 आपकी आकृतियाँ बना रहा हूँ। ठीक है, एक आकृति ये आपकी और एक आकृति इसके मैं नीचे बना रहा हूँ। ठीक है, तो एक आकृति इसके नीचे। अब यहाँ पर क्या है आपके, जैसे ये जल प्रतिबिंब है, यहाँ पर मान लो, तो इसको एक ये आकृति और इसकी एक ये आकृति। ठीक है, अब 2 आकृति, अब इनमें हमें जल प्रतिबिंब बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, तो आप आराम से देख लेना। जैसे मैं इसका समय लिख रहा हूँ आपका 12, 3, 6 और 9, तो यहाँ पर लिख दिया 12, ये लिख दिया 3, ये लिख दिया 6 और ये लिख दिया 9। अब इसकी उल्टी हो जाएगी, इसका मतलब आपका ऊपर का भाग नीचे की ओर जाएगा, ऊपरी भाग है, ठीक है, वो नीचे की ओर आएगा, और नीचे का भाग है वो ऊपर की ओर जाएगा। मतलब दोनों ही आपस में एक दूसरे के एक्सचेंज हो जाएंगे। वैसे वैसे जब इसका मैं समय लिखा हूँ, जैसे ये 12 है, 3 है, 6 है और 9 है। बात ही समझ है। तो इस घड़ी को क्या, ये नीचे वाली घड़ी है, इस घड़ी को आप ऊपर उल्टी घुमा दो तो अच्छा जाएगा 12 की तरफ, 9 की जगह रहेगा, 3 की जगह रहेगा, और 12 6 की जगह जाएगा। तो ये जो भी होता है इसमें समय होता है, ये 12 6 की तरफ चला जाएगा, और ये 6 है वो 12 की तरफ ऊपर की ओर चला जाएगा, और 9 और 3 आपस में 9 और 3 की जगह ही रहेंगे। ऐसा होता है आपके क्या कहलाता है, जल प्रतिबिंब। जैसे मैं यहाँ पर समय लिख रहा हूँ 3:00 क्या लिख रहा हूँ,
3:00 तो उसके अंदर आपको समय क्या दिखेगा? तो 3:00 मैंने लिखा है तो उसके अंदर आपका समय क्या होगा? इसका मैं क्या बनाऊं? मैं इसका बना लूँ जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब है तो ऊपर वाला भाग है वो नीचे की ओर उल्टा आपको दिखाई देगा। उल्टा दिखाई देगा तो आपका समय ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 3:00 है वो आपको समय ये दिखाई दे देगा। यह ऐसा होता है कि आपका ये समय है, क्या होता है इसमें भी दो तरीके पॉइंट होते हैं। कोई ऐसे पॉइंट होते हैं, आपका घटाना कैसे है? तो आपका या तो घटाना पड़ेगा, जो भी दिया गया है समय है उसको घटाना है, तो उसको घटाने के लिए दो तरह की आपको संख्या दी जाती है। एक है 17:30 और एक होता है 17:90। एक 17.90 और एक 17.30। यदि समय आपका है 30 मिनट से कम है, क्या है? यदि समय आपका 30 मिनट से कम है तो आप उसको क्या करो? आप उसको 17:30 में से घटा दो। किसके? जैसे मैंने लिखा था 3:00 तो 3:00 है, इसका मतलब उसको घटाओ तो आपका आ जाएगा कितना? 15:30। कितना आता है? तो 17:30 में से मैं कह दूँ 3:00 मेरा ये था। और वस्तु मेरा किस प्रकार की है? वस्तु मेरी थी जल प्रतिबिंब की। किसकी? जल प्रतिबिंब की थी। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा ये उत्तर आ जाएगा 17:30 में से 3 बजे घटाओगे तो उत्तर आएगा 15:30। और 15:30 समय क्या होता है? 15:30 होता है। 12 से 3 ज़्यादा तो 3:30 आपका वो उत्तर हो जाएगा। उसी प्रकार से जब किसी वस्तु को आपका मिनट है या समय है वो 30 मिनट से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पर तो अपना समय क्या था? यहाँ पर तो अपना समय था 3:00। और यदि कोई भी समय में एक्स्ट्रा दे दूं, जैसे मेरा एग्जांपल दे दूं कि मेरा समय है आपका 5:17 हो गया। क्या हो गया? 5:17 है। और आपका ये क्वेश्चन कैसा है? ये आपका जल प्रतिबिंब, कभी कभार जल प्रतिबिंब दे देता है। ठीक है, तो 5:17 की जगह मैं ये लिखूँ 30 मिनट से ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ 5:40। 5:40 है, ये मेरा जल प्रतिबिंब है। वस्तु का जल प्रतिबिंब का समय क्या होगा? तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है 17:30 में से नहीं, 17:90 में से घटाना होगा। ठीक है, 17:90 से घटाऊंगा किसको? 5:40 को। उत्तर क्या आ जाएगा? 90 में से 40 गए 50 मिनट, और 17 में से 5 गए तो कितने हो गए? 12। 12:50। 12:50 कितने होते हैं? 12:50 का मतलब क्या होता है समय? इसका मतलब 12:50 पर अपनी घड़ी की घंटा व मिनट वाला सुइया रहेगा। तो घंटे व मिनट की सुई है वो कहाँ रहेगी? वो सुई रहेगी 12:50 पर। 12:50 का जो समय होता है वहाँ पर अपनी सुई रहेगी। तो आपको जब भी ये कभी क्वेश्चन करना होता तो आपको कभी भी चित्र की ओर नहीं देखना है, आपको दोनों के अंदर तुलना करके लिखनी है। तुलना कैसे? मैं लिख रहा हूँ एक साइड दर्पण प्रतिबिंब और एक साइड लिख रहा हूँ जल प्रतिबिंब। ठीक है, और दोनों को आप तुलना कर लो। कैसे? दोनों में आपको वस्तु दे रखी है, वस्तु दी जाएगी, और इसमें भी आपकी वस्तु दी जाएगी। वस्तु दी जाएगी। बात करें किसकी? प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब आपका क्या होगा? तो सर प्रतिबिंब आपका क्या होगा? प्रतिबिंब आपका होगा कि दायां भाग बाईं ओर और बायां भाग दाईं ओर होगा। दायां भाग बाईं ओर है, बायां भाग बाईं ओर। इसका मतलब राइट और लेफ्ट आपस में एक दूसरे के एडजस्ट हो जाएंगे। तो इसमें आपका प्रतिबिंब क्या होगा? इसमें आपका प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसमें आपका प्रतिबिंब देखो, तो इसमें प्रतिबिंब में ऊपर की वस्तु नीचे की ओर और नीचे की वस्तु ऊपर की ओर। मतलब आपका जो भी सिर है वो पैर की तरफ दिखाई देगा और पैर है वो सिर की तरफ दिखाई देगा। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट का उसमें
ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझ के करना चाहिए। तो प्रतिबिंब वहाँ पर क्या है, ऊपर की वस्तु नीचे की ओर दिखाई देगी। ठीक है, तो ऊपर की वस्तु नीचे की ओर तथा नीचे की वस्तु ऊपर की ओर दिखाई देगी। तो ऊपर की वस्तु नीचे की ओर दिखाई देगी, नीचे की वस्तु ऊपर की ओर दिखाई देगी। ठीक है, आपको क्या करना है, अब अगला पॉइंट प्रतिबिंब हो गया। अगला पॉइंट आपको क्या करना है कि कोई भी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमेशा आपको 11:60 में से घटाना पड़ेगा। किस में से, 11:60 में से आपको घटाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको 17:30 या 17:90 में से घटाना पड़ेगा। जब भी घटाओगे तो आपको वहाँ पर, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, जल प्रतिबिंब दिखाई दे देगा, और 11:60 में आपको क्या दिखाई दे देगा, आपको दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। बात 11:60 है, तो यहाँ तो सीधी बात है कि जो आपको क्वेश्चन दे रखा है उस समय को, घड़ी के समय को 11:60 में से घटा लो, 60 में से घटाओ लोग, जो उत्तर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। लेकिन बात किसकी है, बात है जल प्रतिबिंब की। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, 17:30 और 17:90 दोनों में से घटाना पड़ता है। तो 17:30 और 17 दोनों में से घटाएंगे तो अपना क्या हो जाएगा, तो आपका ये चीज़ हो जाएगी। जब भी 17:30 में से घटाना है, इसका मतलब यदि आपका समय, या कह दो घड़ी का जो भी समय है 30 मिनट से कम है, 30 मिनट से कम है, तो आपको 17:30 में से घटाना है। 17:90 से कब घटाना है, यदि आपका जो भी घड़ी का समय है, यदि घड़ी का समय 30 मिनट से ज़्यादा हो, तो 30 मिनट से ज़्यादा हो तो वहाँ पर क्या घटाएगा, 17:90 से घटाओगे, और 30 मिनट से यदि आपका घड़ी का समय कम है तो आपको 17:30 में से घटाना पड़ता है। दो चीज़ तो ये हो गई। उसके बाद कभी कभार एक क्वेश्चन आपके ऐसा बढ़ता है, आपके कौन सा आपके एक क्वेश्चन आता है जाने का और आने का, जाने का तथा आने का। कैसा क्वेश्चन होगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसा क्वेश्चन बनता है, तो देखो इधर एक जाने का तथा आने का, मतलब एक जाने का समय और एक लौटने का समय, वापस आ रहे हो इसको कहते हैं लौटने का। तो जाने का समय मतलब घर से गई है, वापस विद्यालय से आई है, या कहीं से बाजार से आई है, एक जाने का समय होता है, और एक होता है लौटने का समय। तो इसका एक सूत्र होता है आपका, वो मैं सूत्र यहाँ पर लिखा रहा हूँ। क्या सूत्र होता है, तो देखिएगा इधर, जैसे मैं यदि कह दूँ, ठीक है, क्या कह दूँ कि जाने का समय है, और आपको जाने का समय पूछा है कि घर से विद्यालय कब गई, तो आपको क्या करना है, 60/13 को लौटने के समय से गुणा करना है, लौटने का समय। और इसमें भी कौन सा है, बाद वाला समय, जाने का समय बाद वाला। ठीक है, मैं बताऊंगा क्या होता है, इसका मामला क्या है। जाने का समय भी बाद वाला और लौटने के समय भी बाद वाला अक्सर यहाँ पर लिखना है। जैसे क्वेश्चन आपका एक ऐसा आता है, आपका ये क्वेश्चन आता है, देखो इधर क्वेश्चन पूछा, सीता प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में विद्यालय गई। इसका मतलब कोई कि कितने बजे विद्यालय गई, ये क्वेश्चन ऐसा बनता है, मतलब जानने का क्वेश्चन। कैसा, ये क्वेश्चन जानने का, ये जानने का क्वेश्चन आता है। कितने बजे घर आई थी, ये क्वेश्चन आता है ये। इसका मतलब यदि आपको
लौटने वाला क्वेश्चन पूछे, यदि आपको लौटने का क्वेश्चन पूछे तो लौटना और जाने का समय आपस में एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, बाकी सेम टू सेम सूत्र है। और लौटने का सूत्र है तो लौटने का ये हो जाएगा, लौटने में बाद वाला, ठीक है। उत्तर लिखना है बाद वाला, कैसे बताऊंगा मैं, सब बताऊंगा। लौटने के बाद वाला बराबर 60/13 गुणा जाने में भी बाद वाला समय। बाद वाला कैसे, देखो इधर इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको अच्छी तरीके से मालूम पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं और अपना उत्तर कैसे आ रहा है। क्वेश्चन था अपना क्या, पहले क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन था सीता प्रातः आपके 8 बजे से 9 बजे के बीच में विद्यालय गई और साय के 4-5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में वापस लौटी। तो गई कब, 8 और 9 के बीच में, आई कब, 5 और 6 के बीच में। ये सुबह गई थी और शाम को आई है, और उसने देखा कि सुइयों की स्थिति वही है जो सुबह थी और सुइयों का स्थान आपस में चेंज कर लिया। इसका घड़ी बंद नहीं हुई है, घड़ी में सुइयों ने अपना स्थान चेंज किया है, ठीक है। तो बताओ सीता कितने बजे विद्यालय गई, एक क्वेश्चन आता है विद्यालय गई, एक वापस कितने बजे घर आई, दोनों का क्वेश्चन होता है। तो कितने बजे विद्यालय गई और कितने बजे विद्यालय से वापस घर आई, दोनों क्वेश्चन के तरीके हैं। तो दोनों में आप क्या करना पाए, आपको मैं यहाँ पर दोनों सूत्र बताऊंगा और दोनों को क्वेश्चन करना कैसे। तो सबसे पहले क्या, विद्यालय गई तो मतलब जाने का, जाने का है, उसमें भी हमें क्या लेना है, बाद वाला। बाद वाला कैसा कि ये विद्यालय गई थी, आपने क्वेश्चन विद्यालय गई थी ये पूछा था, तो विद्यालय कब गई थी, देखो विद्यालय गई थी 8 और 9 के बीच में, और समय अपना क्या है 8 और 9 वाला, ये आपने जाने वाला है, ठीक है। ये गई वाला और ये वापस आने वाला है कब, 5 से 6, ठीक है। और ये वापस आने वाला समय है आपका ये, बात है समझ में। अब जाने का समय, जाने में भी बाद वाला लेना है, इसका मतलब 9 लेना है, 9 लेना है, बराबर 60/13, ये तो आ रहेगा फिक्स, गुणा जाने वाला और पूछा किसका है, विद्यालय वापस गई थी। तो विद्यालय वापस गई थी, तो विद्यालय वापस कितने बजे गई थी ये तो पूछा है, इसका मतलब हमें ये तो आपको लेना नहीं है, ठीक है। इसके साथ में आपको लिखना कौन सा है, जाने का, और इधर आएगा वापस आने का। आई कब है, वापस आई कब है, और उसमें आपका जो समय बाद वाला है वो आपको लिखना है यहाँ पर है। तो 60/13 को आपको किससे गुणा करना है, आने का, आने का वापस आने का, उसमें भी बाद वाला क्या है 6, तो ये 6 से मैं गुणा करूँ, ये आएगा जाने का बाद वाला, ठीक है। जाने का समय, यदि जाने का मतलब ये कह दो कि जाने का समय जब पूछता है, जाने का समय आपको जब पूछता है तब आपको लिखना है 60/13 गुणा आने के समय में बाद वाला, और जब भी आने का समय पूछता है तब लिखना 60/13 गुणा जाने में बाद वाला। तो जाने का समय पूछा है कि कितने बजे विद्यालय गई थी, तो 60/13 गुणा 6 होता है 360/13, और 360/13 का मतलब होता है 13 2 26, ठीक है। 13 2 26 और 13 2 26 में भी आप कितना, पीछे के 13 10, 10 में आप 100 में कितनी बार 13 6 78, 13 7 91, 91 पीछे के 13 9, 9/13 मिनट। इसका मतलब कब गई, गई कब है, समय 8 से 9 के बीच में, इसका 9:27 सही 9/13 मिनट पर नहीं जा सकती। तो समय आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, समय आपका हो जाएगा 8:27 सही 9/13 मिनट पर वो गई है, ठीक है। अब वापस कब आई, वापस आई कब आई वो ध्यान रखो। अब वापस आना है तो वापस आने का आपका सूत्र क्या है, तो वापस आने का समय आपको ज्ञात करना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, वापस आने का समय आपको, ये कभी कभार क्वेश्चन आता है, ज़्यादा ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कोई टाइप है तो उसको आपको करवानी जरूरी है। तो वापस आने का समय ये पूछा था, तो ये लिखो 60/13 गुणा लौटने या कह दो जाने का समय, ठीक है ना, जाने का समय, और जाने का समय वो भी कैसा
और इसमें कौन सा लिखना है, उसमें लिखना है बाद वाला। ठीक है, जाने के समय उसमें लिखना है बाद वाला। जब ये पूछता है वापस आने का समय तो उसमें जाने वाले में बाद का लिखना है। और जब जाने का पूछता है तो आपको क्या लिखना है, 60/13 गुणा वापस जब आई है, ठीक है, तो वापस आने का समय उसमें लिखना है बाद वाला समय, पहले वाला नहीं लिखना है। ठीक है, ये दो चीज़ें होती हैं। तो बाद वाला लिखना है, तो ये आपकी चीज़ें होती हैं, ये आपको करवा दिया। अब यहाँ पर ये पूछा है कि वापस आने का समय, वापस कब आई, ये पूछा कि कितने बजे घर वापस आई है, वापस कब आई, वापस आई 5 और 6 के बीच में। तो अपना उत्तर कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 बजकर कुछ मिनट होगा, 5 बजकर आगे ये है 60/13 गुणा जाने का समय, उसमें बाद वाला समय कौन सा है, गई कब है, 8 और 9 के बीच में, उसमें बाद वाला समय क्या है, 9। तो उसको 9 से ये गुणा कर लो, 9 से गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 6 9 54, 540 और बट्टा 13, 13 का भाग कितनी बार गया, 13 2 39, 13 39, 13 चौक 52, पीछे के 13 2 20, 13 कम 13, पीछे रहे आपके 9/13 मिनट। तो अपना उत्तर क्या रहा, अपना उत्तर हुआ ये, क्या हुआ, अपना उत्तर हुआ कि 5:45 सही 9/13 मिनट पर, कब है, 13 मिनट पर वापस आई है। अब गई का कब, तो देख लो इधर, तो दोनों चीज़ें अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब स्कूल विद्यालय गई, तो विद्यालय गई कब, तो विद्यालय आपकी गई कब, विद्यालय गई आपकी सुबह, विद्यालय गई सुबह, सुबह कब, 8:27 सही, 8:27 सही 9/13, 9/13 मिनट पर तो ये गई है। और वापस कब आई है, तो वापस आई है आपके कब, ये आपका समय 5:45 सही 9/13 मिनट पर। तभी हमारा दोनों में क्या हुआ, घड़ी की दोनों सुइयां हैं वो आपस में एक दूसरे के लगभग एक ही जगह पर बैठी। तो 8:27 कब होता है, वो 5 वाला सुइया है वो 27 मिनट के समथिंग गया है, और 8 वाला सुइया है वो उधर 45 के समथिंग गया है। इसका मतलब घड़ी ने अपनी सुइयां बदल दी है, घड़ी ने अपनी सुइयां बदली है, मतलब मिनट का समय घंटे की तरफ गया है, और घंटे का समय, घंटे की जो सुई है वो मिनट की जगह आई है, और मिनट की सुई घंटे पर आई है। बात है समझ में, तो अपनी सुइयां बदल दी है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन होता है। एक तो ये चीज़ आई, एक हमने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब का कर लिया। कभी कभार क्या आता है, एक क्वेश्चन और टाइप बचती है, वो टाइप बढ़िया है, उस टाइप को समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो देखो इधर, जैसे ये एक आपकी ये टाइप आती है कि एक घड़ी है, वो जैसे पेंडुलम वाली घड़ियाँ होती हैं, जिसके अंदर क्या होता है, बजने वाली घड़ियाँ, पेंडुलम, पेंडुलम वाली घड़ियाँ, या आप उसको कह दो बजने वाली घड़ियाँ। या कह दो जो भी घड़ियाँ बजती है, ये बजने वाली घड़ियाँ। ये आपके क्वेश्चन गणित में आता है, एलसीएम के अंदर, लस के अंदर भी आता है, तो बजने वाली घड़ियाँ। तो ये कहता है कि कभी कभार क्या है, आपके कोई भी घड़ी है उसके अंदर पहली घड़ी है, एक घड़ी है वो 1 घंटे में 1 बार बजती है, 1 घंटे में 1 बार बजती है, 2 घंटे में 2 बार बजती है, ऐसे ऐसे वो चल रही है, 2 बार, फिर तीसरे घंटे में 3 बार बजी, 3 बार बजी, ऐसे ऐसे ये कह रहा। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि 12 घंटों में कितनी बार बजी, और कभी कभार पूछ लेता है 24 घंटों में कितनी बार बजी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर आपके ये चीज़ है कि जो भी शुरुआत की है 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में,
फिर 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार, 7 घंटे में 7 बार, 8 घंटे में 8 बार, 9 घंटों में 9 बार, 10 घंटों में 10 बार, उसके बाद में 11 घंटों में 11 बार और 12 घंटों में 12 बार। ये आपकी घड़ी है वो उसने बजना स्टार्ट किया और इतनी बार वो बज गई। इसका मतलब क्या है? 1 से 12 तक की जोड़। इसका मतलब है n प्राकृत संख्याओं की जोड़। n प्राकृत संख्याओं की जोड़ आपकी क्या कहलाएगी? n प्राकृत संख्याओं की जोड़ वो आपकी क्या होती है? n गुणा n प्लस 1/2। n क्या? n होता है यहाँ पर आपकी संख्या। संख्या कितनी है? संख्या आपकी यहाँ पर है n कितना है? n है आपका 12, मतलब 1 से 12 तक की जोड़े तो टोटल n गिने कितने? 12। ये तो है प्रथम 12 घंटों में। ऐसे ऐसे अगले वाले वापस 12 घंटों में है तो मैं ये करूँगा कि n प्राकृत संख्या का जो जोड़ है उसको मैं 2 बार गुणा कर लूँ, मतलब प्रथम 12 घंटे और अगले वाले 12 घंटे सेम बच जाएगी। क्योंकि घड़ी के अंदर जब भी 12 का समय होता है 12:00 हो गए, 12:59 के बाद में वापस 1 बजता है और पेंडुलम वाली घड़ियों में 1 बजता है तो 1 बजते तो ही वापस घड़ी वापस एक बार बजने स्टार्ट हो जाएगी और यही क्रम वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्रम स्टार्ट हो जाएगा तो आपको क्या करना है? तो ये आपका सूत्र है और इस सूत्र के अंदर मैं यदि n का मान रखूँ तो 12, ठीक है, 12 के कोष्टक का मतलब होता है गुणा, 12 + 1 का मतलब होता है 13/2। तो 12 गुणा 13/2 इसका मतलब कितना हुआ? 2 का भाग 12 में गया 6 बार, 13 छके 78 बार, मतलब शुरुआत के 12 घंटों में 78 बार बजी है। अब हमें यहाँ पर पूछा है क्या कि 12 घंटों में कितनी बार बजती है, तो हम उत्तर दे दें 12 घंटों में हमारा कितनी बार बजती? 12 घंटों में 78 बार बजी। ये तो बजी 12 घंटों में, ठीक है। और कभी कभार आपको ये दे दें क्या, ये तो आपकी बज गई 12 घंटों में। और कभी कभार आपको देते हैं कि एक दिन में अर्थात 24 घंटों में आपका कितनी बार बजती है, तो आप क्वेश्चन ऐसा दे दे 24 घंटों में कितनी बार बजती है। 24 घंटों में मतलब आपका एक दिन का क्वेश्चन पूछ लिया, तो एक दिन में कितनी बार बजी, तो मैं ये कह दूँ कि 12 घंटों में यदि 78 बार बजती है, 12 घंटों में 78 बार बजती है तो 24 घंटों में कितनी बार बजेगी? 78 का 2 गुण होगा, ठीक है। तो 78 गुणा 2 कितना होता है? 8 2 16, हासिल का 1, 7 2 14 और 1 15, 156 बार बजती है। कभी कभार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो ये आपकी सारी आज की सारी टाइपें हो गई है। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। तो आज को देखो आप मैंने क्या चीज़ें समझाई, तो आपके जितनी भी आज की इस घड़ी से संबंधित जितनी भी टाइपें थी वो सभी को आपको 2 मिनट या 5 मिनट रिवीजन कर रहा हूँ। तो आपको शुरुआत में मैंने आपको ये बताया था कि आपको घड़ी के अंदर आपको सुइयों की जानकारी होनी ज़रूरी है। क्या होनी ज़रूरी है? घड़ी के अंदर सुइयों की जानकारी ज़रूरी है। तो सुइयों की जानकारी मैंने बता दी कि घड़ी की घंटे की सुई क्या होती है, मिनट वाली सुई क्या होती है और सेकंड वाली सुई क्या होती है। सुइयों की जानकारी के साथ साथ आपको मैंने ये भी बताया था, क्या आपको मैंने ये भी बताया था, क्या बताया था कि घड़ी की जो भी मिनट वाली सुई है, सेकंड वाली सुई है और घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई, घंटे वाली सुई और सेकंड वाली सुई, इनका 1-1 डिग्री अंतराल में या जो भी समय है वो कैसे चलता है या जो भी इनका घूर्णन है वो कैसे चलता है, या कह दो एक चक्कर लगाने में आपको कितने कितने डिग्री घूमती है, वो भी आपको मैंने बताया था। तो मैंने ये बताया था कि घंटे के अंदर तो होते हैं 2 बातें, बाकी मिनट की सुई 1 मिनट में आपके 6 डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण। सेकंड वाली सुई भी 1 सेकंड में आपके 6 डिग्री का कोण। लेकिन घंटे में मैंने 2 बात की थी, घंटे वाली सुई 1 घंटे में बनाती है आधा डिग्री 30 डिग्री और घंटे की सुई 1 मिनट में बनाती हैं आपके आधा डिग्री कोण, ठीक है। तो इस प्रकार से एक आपको घड़ी के अंदर सुइयों की जानकारी थी और सुइयों की जानकारी के साथ साथ मैंने आपको बता दिया था कि आपको इनमें कोण कैसे ज्ञात किया जाता है। तो कोण निकालने का 2 तरीके होते हैं। एक कोण निकालने का तरीका ये होता है कि इसके अनुसार करो, दूसरा कोण निकालने का सूत्र होता है अपना सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका ये होता है क्वेश्चन में, तो आपका सूत्र क्या होता है? सूत्र आपका होता है 11 गुणा मिनट, अलग पेन से लिखें,
11 गुणा मिनट माइनस 60 गुणा बजे बट्टा 2। यह आपको सूत्र था, यह आपको मैंने कोण निकाला सूत्र बताया। उसके बाद में मैंने आपको 3 चीज़ें बताई। मैंने चीज़ें बताई थी कि अतिव्यापन क्या होता है, लंबवत क्या होता है और आपकी विपरीत दिशा क्या होती है। अब तीनों का मैंने आपको फुल चार्ट के अनुसार फुल बताया था, फुल रिवीजन करवाया था। तीनों के अलग अलग सूत्र थे और सूत्र में मैं आपके जब भी आपके अतिव्यापन था तो वहाँ पर आपके लिखते थे क्या, 60/11 गुणा समय, ठीक है। और लंबवत में +-3 करते थे, विपरीत में +-6 करते थे, ठीक है। या बचकर 60/11 गुणा समय, ये फिक्स सूत्र थे अतिव्यापन के। तीनों के मैंने बताए थे कि अतिवार कब होता है, ये होता है 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में 22 बार। उसी प्रकार से लंबवत होता था, वो 12 घंटों में आपका 22 बार होता था और 24 घंटों में आपका 44 बार होता था। उसी प्रकार से जो विपरीत दिशा वाला है वो भी 12 घंटों में 11 बार और 24 घंटों में आपका 22 बार होता था। और इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन कभी बनते थे और कब कब नहीं होता वो भी आपको मैंने समय फुल डिटेल में बताया था। उसके बाद में आज मैंने जो भी क्लास में बताया था वहाँ पर आपको मैंने ये बताया था कि एक होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। क्या होता है, एक होता है जल प्रतिबिंब और एक होता है दर्पण प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। मैंने कहा तो जल प्रतिबिंब आपको दाईं वस्तु है, आपको जल प्रतिबिंब में, दर्पण प्रतिबिंब में आपको दाईं वस्तु है वो बाईं की तरफ दिखाई देगी और बाईं वस्तु है वो दाईं की तरफ दिखाई देगी। लेकिन जब जल प्रतिबिंब में उसमें ऊपर की वस्तु नीचे की ओर दिखाई देगी और नीचे की वस्तु आपको ऊपर की ओर दिखाई देती है। जैसे कोई भी पेड़ है, इस पेड़ की आप ये यहाँ पर आपके वर्ग बना हुआ है, ठीक है। या यहाँ पर आप ऐसे कर लो, ये तीर का निशान ऐसे बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपके जैसे तीर का निशान ऐसे बना हुआ है, या 1 2 एक तीर का निशान बना है। तो जब भी दर्पण प्रतिबिंब बनाऊँ तो मेरा आपका तीर का निशान क्या हो जाएगा, मेरा तीर का निशान आपकी तरफ वापस इस साइड घूम जाएगा। तो ये इसका है दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन इसका जल प्रतिबिंब बनाना है तो आपकी आकृति बनेगी नीचे की ओर। तो जल प्रतिबिंब बनाया तो आपकी आकृति क्या हो जाएगी, आपकी आकृति हो जाएगी उल्टी, और उल्टी हो जाएगी तो आपको आकृति क्या होना है, ठीक है, आकृति हो जाएगी उल्टी। आकृति उल्टी हो जाएगी तो आपकी आकृति कैसी बनेगी, आपकी आकृति बनेगी ऐसी, ठीक है। और इसका वापस आपको इसकी आकृति कैसे बनेगी, तो इसकी आकृति आपकी बन जाएगी ऐसे, ठीक है। तो इसकी आकृति आपकी बन जाएगी ऐसे बन जाएगी। तो ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब, ये तो आपका है जल प्रतिबिंब और ये आपका क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। इस वस्तु से जाओ, ये है दर्पण प्रतिबिंब, ये भी आपका है दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन ऊपर से नीचे क्या हो तो आ जाएगा जल प्रतिबिंब, और इधर भी आ जाओगे तो भी जल प्रतिबिंब। ये दोनों चीज़ें थी। और उसके साथ में मैंने आपको एक ये बताई थी चीज़ें अभी, ठीक है, कि एक जाने का समय और एक आने का समय, इनका बीच का सूत्र कैसा होता है। जाने का पूछा है तो 60/13 करके आने में जो, ठीक है, जाने का पूछा है तो आपको क्या करना है, 60/13 के साथ में गुणा किसका करना है, आने वाला समय, और आने में जो भी बाद वाला समय है उसको करना है। जो आने का पूछता है तो 60/13 के साथ में किसका गुणा करना है, जो भी जाने वाली चीज़ें हैं उसके अंदर बाद वाला समय वो आपको बताना है। ये हो गया। और बाकी सभी मैंने जितने भी क्वेश्चन है, और एक ये होती है कि घड़ी के अंदर अंतराल वाला क्वेश्चन होता है, घड़ी के अंदर अंतराल वाला क्वेश्चन आता है, और उसकी भी आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया। घड़ी के अंदर अंतराल वाला क्वेश्चन आता है कि ये घड़ी 1 घंटे में इतनी बार बजती है, 2 घंटों में इतनी बार बजता है। तो ऐसे प्रकार के क्वेश्चन भी आपको मैंने अभी आज के टॉपिक में समझा दिए। तो आज का समय यहाँ पर समाप्त होता है। कल इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है, आज की टाइप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बढ़ते हैं वो सभी आपको सामने रूबरू होंगे और उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।